साइंस, मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से IIT तक। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री के बिल्कुल इजी पार्ट को टच करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक राय देना चाहूंगा कि आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को दिखाएं। और मेरा दावा ये नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि बच्चों के अंदर साइंस से रिलेटेड, खासकर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो डर होता है वो यहाँ पर कि एक हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। मैं लगातार इस तरीके के 5 वीडियोज 1 बाय 1 डालूंगा और अगर बच्चे इसको फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी, उनका केमिस्ट्री से जो डर है वो खत्म होके उनके इंटरेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम लोग बेसिक्स जानकारी की बात कर रहे हैं तो हम लोग शुरुआत करेंगे व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, रसायन शास्त्र है क्या। आज मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं और उनको दैट मींस समझने में दिक्कत होती है। तो आज मैं इसको यूनिवर्सल करके समझाऊंगा, आप लोग इस पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है साइंस का वह ब्रांच, साइंस की वह शाखा जो कि हम लोगों को किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर के बारे में, उसके बनावट की, दैट इज द, उसके कॉम्पोजिशन की, उसके अस्तित्व की यानी कि एग्जिस्टेंस की, और दैट इज उसके प्रॉपर्टी यानी कि गुणों की व्याख्या करती है, डिस्कशन करती है, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हमारे अगल बगल जो भी सब्सटेंस हैं, हमारे अगल बगल के जो भी सब्सटेंस, जो भी मीन्स जो भी, दैट मीन्स हवा, पानी, पत्थर, आदमी, जानवर, जो भी हम लोग को दिख रहे हैं, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से। तो ऑल द थिंग्स अराउंड अस व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, हमारे अगल बगल की वो सारी वस्तुएं जिसका अपना कुछ मास हो और जो कुछ स्थान घेर सके, कुछ वॉल्यूम हो जिसका, उसको हम लोग मैटर्स कहते हैं। और उन मैटर्स की बनावट के बारे में, उनके अस्तित्व, अस्तित्व मीन्स व्हाट, कि वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गर्म है, ठंडा है, किस तरीके के अवस्था में वो प्रेजेंट है, एंड उसके प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, कि वो किस तरीके का नेचर शो कर सकता है। इन सारी चीजों को इंक्लूड करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहलाता है केमिस्ट्री। जब हम लोग मैटर समझ गए हैं तो अब हम लोग मैटर्स को थोड़ा और डीप करके समझेंगे कि मैटर्स का मतलब हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब मैटर्स है। नाउ फर्दर इज दैट कि मैटर्स तो हैं, लेकिन अब उनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैटर्स के 3 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट इज द एलिमेंट, सेकंड इज द कंपाउंड्स एंड थर्ड इज द मिक्सचर। हिंदी में अगर बोला जाए तो एलिमेंट मीन्स व्हाट, तत्व, कंपाउंड मीन्स व्हाट, यौगिक, एंड मिक्सचर मीन्स व्हाट, मिश्रण। अब हम लोग इस चीज पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनके आधार पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो हम लोग सबसे पहले तीनों का डेफिनेशंस को भरभली समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। प्योरेस्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड, किसी भी पदार्थ के शुद्धतम रूप को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। अब प्योरेस्ट फॉर्म या शुद्धतम रूप का मतलब क्या हो गया। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो कि जिसके सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे हो और उसमें भी सिंगल पार्टिकल्स हो, किसी भी तरह का अदर पार्टिकल्स के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, तो उसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म बोलेंगे, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। हम लोग पीरियोडिक टेबल में जितने भी दैट मींस सब्सटेंस देखते हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। उनमें जो पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर हम लोग आयरन की बात करेंगे तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स, आयरन के ही कण होंगे, अदर दूसरा कुछ उसमें अवेलेबल नहीं होगा। तो ये कहलाता है एलिमेंट्स। नाउ फर्दर इज दैट सेकंड में हम लोग आएंगे कंपाउंड्स में। तो जब हम लोग
कंपाउंड्स को डिफाइन करेंगे तो उसका डेफिनेशन में क्या सीखेंगे हम लोग कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, क्या बोले, एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाता है, तो आपस में मिलाते समय हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि उनको फिक्स्ड रेशियो में मिलाना होगा, और फिक्स्ड रेशियो में मिलाने के बाद वो आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, और ओवरऑल एज द रिजल्ट हम लोग आउटपुट के रूप में एक नया सब्सटेंस मिलेगा। क्या बोला मैंने? नया सब्सटेंस मिलेगा। व्हाट्स द मीन बाय नया सब्सटेंस? तो नया सब्सटेंस किस बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। हम लोगों ने जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स को फर्स्ट यूज किया था, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके अलावा अगर कुछ नई प्रॉपर्टी दिखने लगे रिजल्ट में, आउटपुट में, तो उसको हम लोग कंपाउंड्स कहेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो उनके कॉम्बिनेशन से वाटर यानी कि पानी बनता है। अब इस चीज पर फोकस कीजिए। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो जलता है, हाइड्रोजन गैस जलता है। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कि दूसरे सब्सटेंस को जलने में हेल्प करता है, खुद नहीं जलता। एंड थर्ड इज दैट कि जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को क्या मिला? वाटर। अब वाटर के ऊपर फोकस कीजिए। वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि ना तो वो जलता है, ना ही जलने में हेल्प करता है, बल्कि जहां पर आग लगी हो उसको वो बुझा देता है। सो इट इज द न्यू प्रॉपर्टी एंड इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। यहां पर हम लोगों को एक नया सब्सटेंस मिला, क्या? वाटर। यानी कि वाटर क्या हो गया? कंपाउंड। थर्ड में हम लोग देखेंगे मिक्सर। मिक्सर मीन्स मिश्रण। ये सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिलाएंगे और वो अगर केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं तो वहां पर जो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, वो एक्चुअली में जो आउटपुट होगा वो कोई नया सब्सटेंस नहीं होगा, उसमें जो भी सब्सटेंस हम लोगों ने इनिशियली मिलाया था उन सब की प्रॉपर्टी वहां पर जैसे की तैसी प्रेजेंट रहेगी, और उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर को अगर कहा जाए तो जैसे कि हम लोग रेत लेंगे और रेत में चीनी मिला दी। अब रेत में हम लोगों ने चीनी मिला दिया, तो जैसे ही हम लोग आउटपुट को यानी कि जो मिश्रण बना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो बालू के कण है यानी रेत है वो अपनी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी शो करेंगे, और जो चीनी है वो पहले जैसे मीठी थी अभी भी वैसी ही मिठास लिए हुए होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को तीनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया। एलिमेंट मींस व्हाट? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। कंपाउंड मींस व्हाट? कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है इन द फिक्स रेशियो, तो वहां आफ्टर केमिकल रिएक्शन एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। एंड थर्ड इज दैट मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम लोग मिक्सअप करेंगे और वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तो वहां पर उनकी प्रॉपर्टी जैसी की तैसी हम लोगों को मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर आइडेंटिफाइड करें, एलिमेंट को हम लोग लाइन अप करेंगे, क्या बोलेंगे? बोलिए। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में हमारा हो गया कार्बन, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, जो भी आपको दैट मींस पीरियोडिक टेबल में दिखता है वो सब के सब एलिमेंट्स। नाउ फर्दर इज दैट कंपाउंड को डिफाइन करेंगे व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा, क्या? मिक्स टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, देन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, अगेन फिर से फोकस करेंगे, then after chemical reaction they form a new substance is called compound. एग्जाम्पल में देखेंगे जस्ट लाइक द वाटर। वाटर का एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया। नाउ फर्दर इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और चूंकि यहाँ नया सब्सटेंस बन रहा है, कुछ नई प्रॉपर्टीज अपीयर हो रही है, इसलिए कंफर्म रहिए ये एक कंपाउंड है। नाउ मिक्सचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिक्सचर को हम लोग इसी में उसके डेफिनेशंस को खोजने की कोशिश करेंगे कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो।
not the fixed ratio. In any ratio, then no any new substance is formed, then it is called mixture. अब मिक्सचर में आपको जो मिक्सचर का एग्जांपल लेना है, पानी लेकर उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, मिक्सचर है। नमक और चीनी को मिक्स कर लीजिए, मिक्सचर है। अब हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दैट मीन्स एक स्टेबल सब्सटेंस मिल रहा है, मिक्सचर में कोई स्टेबल सब्सटेंस नहीं बनता, तो हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को थोड़े और डीप में जाकर बात करेंगे। तो दैट इज हम लोगों को हमारे इंडियन हिस्ट्री में दैट मीन्स सबसे फर्स्ट में महर्षि कणाद, क्या नाम था, महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि हर एक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये हमारे इंडियन कल्चर की बात थी। नाउ फर्दर इज दैट इसी बात को जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, इसको दैट मीन्स समझाया कि ऑल द सब्सटेंसेस मेड अप बाय टीनी पार्टिकल्स, और हम लोग इसको फॉलो अप में ले आए। नाउ अब रहा बात कि हम लोग लॉजिकली अगर देखें तो हमारे पास कितने तरीके के केमिकल सब्सटेंस है, तो फोकस करने की बात यह है कि हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है एंड मिक्सचर है। मिक्सचर का कोई पर्टिकुलर पार्टिकल्स नहीं हो सकता, हम लोग इसको पार्टिकल के रूप में देखेंगे तो एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। एलिमेंट्स का दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम या परमाणु कहते हैं। हम लोग एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम या परमाणु कहते हैं। अब इसके ऊपर अगर बात की जाए तो किसी भी एलिमेंट यानी कि तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि उसके सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता, उसको हम लोग कहते हैं एटम्स। और इसी तरीके से अगर कंपाउंड की बात की जाए तो कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल या अणु। अब इसको भी अगर हम लोग लाइन अप करें तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड विच एक्वायर्स, यानी कि जिसके अंदर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, जिसके अंदर कंपाउंड की यानी कि यौगिक की सारे गुण होते हैं और जो स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। हमारे पास अब दो नए पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो गए, दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग सिर्फ फोकस रखिए, जो बताया जा रहा है वो दैट मीन्स डीप नॉलेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज एटम्स की बात हम लोग करेंगे तो सिर्फ एटम्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स में जाएंगे। तो एटम्स को अगर फोकस किया जाए तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अब रहा बात कि ये एटम्स को तो डिफाइन कर दिया गया, लेकिन हमारे साइंस में ये लॉजिक होती है कि आप किसी भी चीज को जब तक प्रैक्टिकली नहीं दिखाते तब तक सिर्फ थ्योरेटिकली उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल यानी कि रूल्स में नहीं ले सकते। तो सारे साइंटिस्ट लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आई कि आखिर जब एटम्स की बात की जा रही है तो एटम्स की बनावट क्या होती होगी, एटम्स के अंदर क्या होता होगा, इस चीज को जानने की इच्छा है। यहाँ पर एक ब्रेक आया, यहाँ पर जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिव पार्टिकल्स की खोज की, और ये निगेटिव पार्टिकल्स जो थे इनकी प्रॉपर्टी को जे थॉमसन ने अच्छे से समझाया। नाउ इसके बाद गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स की खोज की जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों को दैट मीन्स लाइनअप किया गया कि ये दोनों पार्टिकल्स दैट इज द निगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं कहाँ, एटम्स में। नाउ नया क्वेश्चन अराइज हो गया कि हाउ इट इज पॉसिबल कि एटम के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहता है। आप समझाइए, स्ट्रक्चर बताइए कैसे ये रहता है अंदर में। तो इसके ऊपर जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया दैट इज कॉल्ड थॉमसन मॉडल,
दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वाटरमेलन स्ट्रक्चर। ये सारा एक ही प्रोजेक्ट का नाम है। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले दैट मीन्स एटम के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, और इस इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था कि एक एटम जो है वो इस तरीके का स्फेरिकल सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स की, वो प्लम पुडिंग की तरह, प्लम पुडिंग एक बिस्किट का नाम होता है, हम लोग इसको वाटरमेलन स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जे थॉमसन ने यह समझाया था कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है कि रेड पार्ट्स के अंदर में इस तरीके से ब्लैक ब्लैक उसके जो बीज होते हैं वो धसे हुए होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाइड किया था कि ये जो रेड वाला पार्ट होता है, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज ले लें तो ये जो बीज ब्लैक ब्लैक बीज धसे हुए हैं ये हम लोग निगेटिव पार्ट्स लेंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग को मिलेगा एटम का। यानी कि एक एटम जो होगा उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन कैसा होगा, वाटरमेलन की तरह होगा, और उसके अंदर में किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव सब्सटेंस अरेंज रहेंगे। तो जो रेड वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके ब्लैक वाले बीज होंगे तरबूज के यानी कि वाटरमेलन के, वो होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिव पार्ट्स। इसके बाद एक समस्या और उत्पन्न हुई, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था कि एक एटम के अंदर में पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स, नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज रहते हैं। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, एक एटम का वेट जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसके अंदर हैं उनके वेट के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब उनको अलग अलग करके तौला गया तो एक एटम का वेट जो है वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर ऑफ द कंबाइंड वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो वहां पर फिर समस्या ये आई कि ठीक है, लॉजिकली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो अंदर में है, जैसा थॉमसन ने कहा था वैसे अरेंज्ड भी है, लेकिन फिर मास का क्या, क्यों एटम का वेट ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो कंबाइंड वेट है वो कम है। तो इस चीज पर फोकस किया गया। तो एक रिजल्ट ये सोचा साइंटिस्ट लोगों ने कि यहाँ जरूर कुछ अदर सब्सटेंस भी है जो हम लोगों से हिडन है। तो इस पर जब फोकस किया तो जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज द न्यूट्रॉन्स। उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, एक्चुअली में उनका मास होता है लेकिन उन पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता, जो कि एटम के मास को बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एटम के अंदर पाए जाने वाले 3 तरह के पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आया, क्या, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों पार्टिकल्स के डिटेल्स को बारी बारी से देखेंगे। आप यहाँ फोकस कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एंड दैट्स इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होती है, यानी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। हम लोग प्रोटॉन पर फोकस करेंगे। ये प्रोटॉन के डिटेल्स हैं, दैट इज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन्स का पोजीशन, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिख रहा है। नाउ यहाँ पर फोकस करने की बात यह है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग स्पेशली एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस का मतलब हो गया, हिंदी में बोलेंगे नाभिक, और न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया नाभिकीय कण, यानी कि वो कण, वह पार्टिकल्स जो कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब थर्ड में हमारे पास क्या बच गया, न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स की डिटेल्स देखिए। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि इनके नाम से भी पता चल रहा है,
दैट इज द न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी कि इन पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? दैट इज साइंटिस्ट का नाम जेम्स चैडविक। उसके बाद न्यूट्रॉन्स का चार्ज मैंने पहले बताया 0, मास देखिए। एंड नाउ पोजीशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स सेम एज द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स की तरह ही न्यूक्लियस के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर मिलते हैं, इसलिए इनको भी हम लोग न्यूक्लियॉन्स यानी कि नाभिकीय कण कहते हैं। चलिए हम लोग फिर से बैक में चलते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि एटम के स्ट्रक्चर्स के ऊपर जब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कशन किया तो वहां पर जे थॉमसन के मॉडल को एज द बेस्ट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया गया। आप लोगों को याद होगा मैंने क्या दिया था? वाटर मेलन स्ट्रक्चर, जो कि जे थॉमसन ने इंट्रोड्यूस किया था। आगे चल के बहुत सालों तक इस बात को दैट मीन्स फॉलो अप में रखा गया कि हाँ जे थॉमसन का मॉडल बेस्ट है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जब नए जमाने में इंट्रोड्यूस हुआ साइंस, तो वहां पर नए नए साइंटिस्ट लोगों ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करना शुरू किया और तब जाके रदरफोर्ड, दैट इज फुल नेम अर्नस्ट रदरफोर्ड, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को दैट इज प्रैक्टिकली करके दिखाया, प्रैक्टिकली समझाया कि किस तरीके से हम लोग न्यूक्लियस को दैट मीन्स प्रोटॉन्स के पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को दैट मीन्स परफेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते। तो कह सकते हैं कि एटम का जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया और इस दौरान उन्होंने न्यूक्लियस की यानी कि नाभिक की खोज की, डिस्कवरी की। तो हम लोग इस उनके एक्सपेरिमेंट को दैट मींस स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इस चीज को दिखाया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। इसको एग्जाम में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी पूछा जाता है। तो हम लोग ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझेंगे कि रदरफोर्ड इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। चलिए हम लोग पीछे का एक बार रिवाइज करने वाले। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बोलिए, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी? अगेन गोल्डस्टीन। नाउ न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। उसी तरीके से हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने एक्चुअली में न्यूक्लियस की खोज करने के दौरान किया क्या था, क्या उनके स्टेप्स थे, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हमारे सामने आया वो किस तरीके से आया, उसको हम लोग लाइन अप करते हैं वन बाय वन। ध्यान दें, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास। नाउ रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स मींस व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई को हम लोग अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल्स करेंगे आगे के वीडियोज में। पहले हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो रदरफोर्ड ने पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाया। कहां पर? वेरी थिन गोल्ड फॉइल पर, यानी कि सोने का, सोना मीन्स गोल्ड, गोल्ड के एक बहुत ही पतले परत को उन्होंने लिया। अब पतला मीन्स कितना पतला? तो दैट इज उसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया और इस तरीके के अरेंजमेंट के थ्रू ये रहा हमारा गोल्ड फॉइल, ये रहा हमारा लीड कैविटी। लीड कैविटी मींस द ग्लास का बना हुआ एक चैम्बर जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख के अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कराकर उसको बम्बार्डमेंट करवाया गया गोल्ड फॉइल पर। जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट करवाया तो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज दिखी अल्फा पार्टिकल्स को, जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए, ये रहा हमारा
एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज एटम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जब बम्बार्डमेंट करवाया अल्फा पार्टिकल का, तो उनको 3 तरह की एक्टिविटीज दिखी अल्फा पार्टिकल्स की। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्ट्रेट पाथ से गए और रिटर्न बैक होकर वापस उसी पाथ से वापस चले आए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वो दैट मीन्स उस एटम के आर पार हो गए बाय डेविएटिंग देयर पाथ। डेविएटिंग देयर पाथ मीन्स व्हाट, अपने रास्ते को हल्का सा बेंड करके। ये जस्ट वैसा ही ऑब्जर्वेशन हुआ जैसे रोड पर गाड़ी चलाते समय जब जर्किन आती है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो गाड़ी हल्की सी जंप कर जाती है। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स, ये ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये स्ट्रेट गया और यहाँ पर हल्का सा उसको ठोकर लगी और उसका पाथ बेंड कर गया। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पाथ में चलना शुरू किए और उसी पाथ को फॉलो करते हुए सीधा दैट मींस एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गए। अब ओवरऑल तीनों ऑब्जर्वेशंस को हम लोग लिंकअप करते हैं तो हम लोगों को क्या यहाँ पर रिजल्ट सामने आता है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स को कैसे डिफाइन किया? इट इज द, बोलिए, इट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। पॉजिटिव दैट्स, अब ये अल्फा पार्टिकल्स कंफर्म हो गया पॉजिटिव है। नाउ अगर ये आगे जा रहा था, यहां से ये रिटर्न बैक हुआ, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर रिपेल हो रहा है, अगर रिटर्न बैक हो रहा है, तो जरूर बीच रास्ते में उसके सामने एक ऑपोजिशन होगा और वो ऑपोजिशन जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव। क्या थ्योरी होती है? सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो अगर इसको रिपेल किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जरूर एक पॉजिटिव चार्ज उसके रास्ते में आ गया होगा जो कि उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, रिटर्न बैक कर दिया। तो यहां से हम लोगों को एक लॉजिक आई कि यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। नाउ सेकंड इज दैट कि ये अल्फा पार्टिकल जो सीधा जा रहा था वो दैट मींस बेंड कर गया। बेंड कर गया मींस व्हाट? बेंड करने के पीछे लॉजिक क्या है कि वहां पर जरूर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि वहां पर ठोकर का काम किया, वो उसके पाथ को क्या किया? बेंड कर गया। तो दूसरा लॉजिक हमारे पास क्या आया कि सेंटर पर जहां पर ठोकर लगी वहां पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रखा हुआ है। नाउ थर्ड इज दैट कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा कि एटम का वह पार्ट जहां पर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए, यानी कि वहां पर खाली जगह थी। ओवरऑल एक एटम का दैट मींस सेंटर छोड़ के बाकी सारा जगह खाली होता है, होलो होता है। तो ओवरऑल अब रिजल्ट्स पर हम लोग आते हैं। हम लोग क्या सीखे? एक एटम जो होता है वो खोखला होता है, यानी कि होलो होता है। दैट इज फर्स्ट रिजल्ट इज दैट एटम इज होलो, खोखला। ठीक है, सेकंड में हम लोग आएंगे। अभी हम लोग क्या सीखे थे कि सेंटर पर एक स्फेरिकल बॉडी रखी हुई है और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन एराइज होगा कि आखिर एटम अगर खोखला है तो उसका सारा मास कहां पर है? अगेन सेंटर पर, क्योंकि हम लोग सेंटर पर एक बॉडी कंसीडर किए हैं, उसके अलावा बाकी का जगह खाली है, होलो है। यानी कि इसके सेंटर में जो स्फेरिकल बॉडी है उसके अंदर एटम का टोटल चार्ज और लगभग टोटल मास इसके सेंटर में उसी स्फेरिकल बॉडी में कंसंट्रेट होता है, प्रेजेंट होता है। दैट इज दिस स्फेरिकल बॉडी
एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। तो चलिए इसको हम लोग लाइन अप करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। कैसे बोलेंगे? वो नाभिक किसी एटम का वह भाग है जो कि उसके सेंटर पर होता है, स्फेरिकल होता है, और जिसके अंदर एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और लगभग टोटल मास प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग कहते हैं, बोलिए, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नाउ अब हम लोग प्रोटॉन्स को यानी पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर दिए, कहां पर? न्यूक्लियस में। मास को होल्ड कर दिए, कहां पर? न्यूक्लियस में। तो अब क्वेश्चन अराइज होगा, माइनस चार्ज कहां गया? इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर की ये जो खोखली जगह है, दैट इज होलो स्पेस है, इसमें वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं, रदरफोर्ड ने इसकी जानकारी नहीं दी थी। हम लोगों को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इतना ही सीखने को मिला, दैट इज फर्स्ट इज दैट कि रदरफोर्ड ने 0.00004 सेंटीमीटर पतले गोल्ड फॉइल को लिया और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया। बम्बार्डमेंट करवाने के बाद उन्होंने 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस देखे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक हुए, कुछ अपने पाथ को बेंड करके दूसरी तरफ निकले, कुछ स्ट्रेट निकल गए। ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट ये मिला कि एक एटम जो होता है वो खोखला होता है, उसके सेंटर पर उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और लगभग टोटल मास प्रेजेंट होता है, जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होता है और हम लोग उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और निगेटिव चार्ज जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर में रिवॉल्व करते रहते हैं। रदरफोर्ड ने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे हम लोगों को न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ फर्दर इज दैट कि एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनका एक असिस्टेंट था, दैट्स द नेम ऑफ द असिस्टेंट इज नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ कमियां देखी, कुछ गलतियां देखी और उस चीज को वो होल्ड करके रखा। आफ्टर द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड के मृत्यु के पश्चात, मरने के बाद, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स की गलतियों को आउट किया। क्या आउट किया? फर्स्ट इज दैट कि अभी हमने क्या सीखा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया, पॉजिटिव चार्ज कहां होते हैं वो बता दिया न्यूक्लियस में, दैट इज मास कहां होता है वो बता दिया कहां? न्यूक्लियस में। लेकिन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? वो न्यूक्लियस के बाहर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, बाहर में कर क्या रहे हैं? दैट इज इस तरीके से वो वहां पर प्रेजेंट है, उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनकी एनर्जी का क्या हुआ, दैट मींस ये सारी चीजों पर रदरफोर्ड ने फोकस नहीं किया था। तो नील्स बोर ने इस चीज को क्लियरिफाई किया। नाउ सेकंड इज दैट कि अगर नील्स बोर के अकॉर्डिंग कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर दैट मींस रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू रिवॉल्यूशन उनकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका पाथ धीरे धीरे छोटा होगा और एट लास्ट उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में जाके टकरा जाना चाहिए। टकराने के बाद क्या होगा? ब्लास्ट होगा। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब टकराएंगे तो ब्लास्ट होगा, यानी कि ओवरऑल एटम को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट की ये फर्स्ट गलती यानी कि ड्रॉबैक हमारे सामने रखा किसने? नील्स बोर ने। नाउ सेकंड इज दैट कि जब एक एटम को दैट इज ऑब्जर्व किया जाता है तो एटम्स में कुछ रंगीन कलरफुल लाइंस दिखते हैं जिनको हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अब वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहां से आते हैं, कैसे वो दैट मींस अपीयर होते हैं, क्यों अपीयर होते हैं, उनका डिफरेंट कलर्स क्यों होता है, इन सारी चीजों को भी रदरफोर्ड ने टच नहीं किया था। तो इन दोनों चीजों को
Niels Bohr ने as the drawback of Rutherford's experiment introduce किया। अब जैसे ही ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर साइंटिफिक कमिटी में ये बात उठी कि ठीक है, अगर सामने वाले में यानी कि किसमें, रदरफोर्ड में, अगर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ड्रॉबैक्स है तो आप उसको रिजॉल्व कीजिए। हाउ कैन इट रिजॉल्व? अब प्रॉब्लम्स होती है, होने लगी। दैट मीन्स नील्स बोर ने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत हार्ड टेंशन लिया, बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया कि हाउ कैन आई रिजॉल्व इट। देन हेवी प्रेशर में अक्सर साइंटिफिक लॉ में कहा जाता है कि साइंटिस्ट लोग अधिकांश एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं दैट मीन्स साइंस में, वो सपने में हुए हैं। नील्स बोर के साथ भी एक स्टोरी है कि नील्स बोर जब हाई प्रेशर में रात में सो रहे थे तो सपने में उन्हें ब्रह्मांड यानी कि सोलर सिस्टम दिखा। सोलर सिस्टम जस्ट इमेजिन कीजिए क्या होती है, सूरज बीच में प्रेजेंट है और सारे प्लेनेट, सारे ग्रह उसके अगल बगल रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बस नील्स बोर शार्प माइंडेड साइंटिस्ट, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसको अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई किया कि अगर हम लोग एटम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम लोग अकॉर्डिंग टू सोलर सिस्टम सेट कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम में सूरज बीच में है जस्ट लाइक द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लैनेट्स की तरह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कि प्लैनेट्स हजारों सालों से सूरज के अगल बगल घूम रहे हैं लेकिन आज तक वो सूरज के साथ टकराए नहीं। क्यों? इस लॉजिक को दैट मींस नील्स बोर ने अप्लाई कर दिया एटम के ऊपर। नाउ फर्दर इज दैट कि नील्स बोर ने कहा क्या। अब हम लोग उसको फोकस करेंगे एज द बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड की तरह ही नील्स बोर ने भी कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उन पोस्टुलेट्स को उन्होंने कहां से उठाया, तो उसको स्टार्ट किया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पॉइंट लिया गया दैट इज एन एटम इज होलो एंड होल द पॉजिटिव चार्ज एंड होल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट को वहां पर फर्स्ट पॉइंट के रूप में डाला गया। नाउ सेकंड पॉइंट में कहा गया कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि रदरफोर्ड ने भी कहा था कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर में रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने सिर्फ कहा था रिवॉल्व करते हैं और उसी को बोर्स ने दैट मींस क्लैरिफाइड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक फिक्स पाथ होती है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं और उस फिक्स पाथ को हम लोग सेल या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। यानी कि all the electrons revolve in a particular circular path around the nucleus that is called the shell or orbit। That is ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल और ऑर्बिट। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्लेरिफाई ये किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में जाके टकराते क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम अपियर हुई थी वो क्यों अपियर हुई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय एनर्जी लूज करेंगे तो उनका पाथ छोटा होगा और एट लास्ट वो जाके न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे। तो नील्स बोर ने यहाँ पर क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है तो वो एनर्जी ना तो लूज करता है और ना ही गेन करता है। क्यों? क्योंकि हर सेल, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जस्ट लाइक ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है कि जैसे कोई बच्चा अगर 9th क्लास में है तो वो 1 साल तक 9 में ही रहता है। नाउ 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसको 10th में जाने का मौका दिया जाता है। उसकी एनर्जी चेक होती है कि वो 10th में जाने लायक हुआ है या नहीं हुआ है। वहां पर क्या किया जाता है, एग्जाम ली जाती है।
एग्जाम में अगर बच्चा पास कर जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी एनर्जी 10th में जाने लायक हो गई है। और अगर बच्चा नहीं पास कर पाता यानी कि उसकी एनर्जी, उसका नॉलेज अभी 10th में जाने के लायक नहीं है, वो 9 में ही रह जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब तक किसी फिक्स सेल में रहेंगे, फिक्स ऑर्बिट में रहेंगे, तब तक वो एनर्जी ना तो लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे, क्योंकि हर ऑर्बिटल की, हर ऑर्बिट की, हर सेल की एनर्जी फिक्स होती है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में नील्स बोर ने ये कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से जंप करके दूसरे सेल में जाएगा, मे बी अप मे बी डाउन, वहां पर वो एनर्जी लूज या गेन करेगा। अब ऐसे समझिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है और उसको फोर्थ सेल में जाना है, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं उस तरीके से उसको फोर्थ सेल में जाना है, तो उसको क्या करनी होगी, एनर्जी गेन करनी होगी। जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी तब तो वो उछल के ऊपर जाएगा। इसी तरीके से जब उसको थर्ड सेल से सेकंड सेल में आना होगा तो उसको एनर्जी लूज करनी होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड सेल की एनर्जी ज्यादा होगी और सेकंड सेल की एनर्जी कम होगी। और अभी मैंने क्या कहा, हर सेल की एनर्जी फिक्स होती है। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जंप करेगा तो वो एनर्जी गेन करेगा। वहां पर जंप करने के लिए उसको एनर्जी गेन करनी होगी। और अगर वो ऊपर से नीचे आता है, अपर सेल से लोअर सेल में आता है, तो उसको एनर्जी लूज करनी होगी ताकि वो लोअर सेल के एनर्जी को मैच कर सके। दैट इज कॉल्ड ओवरऑल, इसको हम लोग कहेंगे बोर्स मॉडल। नील्स बोर ने अपने मॉडल में जो डिफाइन किया, दैट इज सबसे फर्स्ट में एक एटम होलो होता है, उसका टोटल चार्ज, टोटल मास के सेंटर में होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से लिया गया था। नाउ फर्दर इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर पाथ में, दैट मींस फिक्स पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, जिनको हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। नाउ फर्दर इज दैट थर्ड में कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में या सेल में घूम रहा होता है तो वो एनर्जी ना तो लूज करता है ना तो गेन करता है। और फोर्थ इज दैट जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो वो एनर्जी लूज या गेन करता है। ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके। नाउ जिस तरीके से नील्स बोर ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ड्रॉबैक्स देखा, उसी तरीके से आगे चल के नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ड्रॉबैक्स अपीयर हुए। इनको हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट इज दैट कि नील्स बोर का जो एक्सपेरिमेंट है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर में परफेक्टली फिट बैठता है, लेकिन जब यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात आती है तो ये फेल हो जाता है। इट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर मॉडल। सेकेंड इज दैट कि जब किसी एटम को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर उसके स्पेक्ट्रल लाइंस के पैटर्न्स में चेंजिंग अपीयर होती है। इसको भी बोर्स मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि आखिर ऐसा होता है क्यों। एंड थर्ड इज दैट सिमिलर तरीके से जब हम लोग किसी एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां भी स्पेक्ट्रल लाइंस में चेंजिंग अपीयर्स होती है। इसको भी नील्स बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस तरीके से हमारे पास बोर्स मॉडल की भी 3 ड्रॉबैक्स आए। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को टच करेंगे, बाकी कंटेंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं दैट मींस 1 by 1 5 वीडियोज लॉन्च करूंगा। आप लोग कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए, लेकिन साथ में मेरी एक राय है बच्चों, आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा अगर कि कोई सिंगिंग प्रोग्राम अगर चल रही होती है तो उसको देखकर हर कोई सिंगर नहीं बन जाता। सेम अगर डांसिंग प्रोग्राम आ रही होगी तो उसको देखकर हर कोई डांसर भी नहीं बन जाता। इसी तरीके से मेरे द्वारा लॉन्च किए गए इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार हो जाइएगा।
इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। जब आपको कोई टॉपिक बताया जाए आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको दोहराइए, दैट मीन्स साथ में रिपीट कीजिए। नाउ फर्दर इज दैट अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको बार बार रिपीट करके सुनिए, उसको नोटबुक में नोट कीजिए और इस तरीके से आप हमारे कंपनी में अच्छे से इंक्लूड होइए ताकि मैं और भी बेनिफिट आपको दे सकूं। और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो नमस्कार।